हेलो एवरीवन, मैं फिजिक्स टीचर अमरजीत कुमार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में, है ना। इसके पहले जो सीरीज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, है ना। प्रीवियस जो सीरीज है उसको अच्छा से देखिए, है ना, रेगुलर फॉर्म में, ताकि आपको बहुत ही सिंपल वे में फिजिक्स समझ में आए, है ना। फिजिक्स का मतलब ही है सिंपल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रेगुलर फॉर्म से नहीं देख पा रहे हो वीडियो को, है ना। रेगुलर फॉर्म में देखिए तब अच्छा से समझ में आएगा, क्वेश्चन भी बनेगा, है ना। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट का आप मॉड्यूल बना सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है ना। तो अब जो है हम लोग बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ से, है ना। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ में इसका नाम पहले कूलम्स लॉ क्यों पड़ा और ये लॉ किसके लिए बना है, क्या काम करेगा, ये लॉ से क्या निकाला जाएगा। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम था चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम, तो चार्ल्स कूलम चूंकि साइंटिस्ट का नाम था इसलिए कूलम्स लॉ उनके नाम से, ओनरशिप नेम से पड़ गया। नियर अबाउट वो 1785 के लगभग में ये नियम को दिए थे, है ना। अब जाकर के बात आ जाता है कि ये नियम कहाँ अप्लाई होता है, इस नियम से हम क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो इसके पहले हम लोग ये पता कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है कि अगर प्लस और प्लस रहेगा तो वो रिपेल करेगा, माइनस माइनस रहेगा रिपेल करेगा, प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करता है, माइनस प्लस रहता है तो अट्रैक्ट करता है। ये कहानी है। अब रिपल्सन का मतलब क्या होता है? रिपल्सन मतलब धक्का देना। धक्का देना यानी कि कह सकते हो इसको पुश। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? खींचना यानी कि पुल, है ना। तो ये हो गया पुल। अब बात यहाँ पे ये है पुश और पुल, ये दो नेचर है किसका? फोर्स का। हम लोग 8 से पढ़ते आ रहे हैं। एक किसका नेचर है? फोर्स का। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें ये पता चला कि एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल ये है, और दोनों के बीच या तो अट्रैक्शन लग रहा होगा या रिपल्सन लग रहा होगा, यानी कि उसके पीछे का जो मेन वजह है वो कौन सा है? फोर्स का, है ना। यानी हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लग रहा है। चूंकि चार्ज पार्टिकल के बीच लग रहा है इसीलिए इस फोर्स का नाम हम लोग दे देते हैं कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। इतना बात समझ में आया? तो देखिए अब तक पता चल चुका है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, लेकिन अब मन में सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के हेल्प के लिए ही कूलम ने अपना लॉ दिया और अपने ओनरशिप में इस नाम को कहा गया, क्या चीज? इस लॉ को कहा गया कूलम्स लॉ। इतना बात समझ में आ गया आपको? अब देखिए ये जो लॉ है कूलम्स लॉ वो डायरेक्टली बेस्ड है ना। लॉ जो है कूलम्स लॉ वो डायरेक्टली बेस्ड है ग्रेविटेशनल लॉ पे, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। कैसे? थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर डायरेक्ट हम लोग कूलम्स लॉ पे आएंगे, है ना। चलिए ठीक, फिर से थोड़ा बैक चलते हैं। हम लोग को ये पता है कि गॉड के द्वारा बनाया गया ये नेचर है ना, यानी कह सकते हो पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ठीक। अब ये नेचर जो है, नेचर को बनाने में दो रॉ मटेरियल का यूज हुआ था। मान लीजिए एक का नाम मैटर है और एक का नाम क्या चीज? एनर्जी, है ना। एक मैटर और दूसरा एनर्जी। मैटर में बहुत सारे फंडामेंटल प्रॉपर्टी गॉड के द्वारा दिया गया, उसमें से एक का हम लोग जिक्र करने वाले हैं मास का, और दूसरा जो है कौन सा है? चार्ज का, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? अब हम बात ये कहते हैं कि गॉड के द्वारा ही मास प्रॉपर्टी दिया हुआ है, गॉड के द्वारा ही चार्ज प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो मास प्रॉपर्टी के वजह से, है ना, कि मैटर में मास के वजह से क्या वो बाहर के साथ क्या उसका इन्फ्लुएंस होता है वो देखिए। तो क्या पता चला कि अगर एक मैसिव ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और एक मैसिव ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ना, तो ये मैसिव ऑब्जेक्ट भी अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड का नाम हम लोग दिए थे क्या चीज? ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। क्लास 11th की बात कर रहे हैं। और ये भी मैसिव ऑब्जेक्ट है तो ये भी अपना फील्ड क्रिएट करेगा, इसका भी नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फील्ड। हो सकता है स्ट्रेंथ में दोनों अलग अलग हो,
है ना, क्योंकि मास अलग अलग रहेगा तो फील्ड भी अलग अलग रहेगा। अब फील्ड क्या करता है, एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला आपका लेक्चर में ही बता दिए थे कि फील्ड जो है फोर्स लगाने का काम करता है ना। तो अब देखिए ये भी एक m1 मास है, ये एक m2 मास है, ये भी अपना फील्ड क्रिएट किया, ये भी फील्ड क्रिएट किया, ये इसके ऊपर फोर्स लगाने लगा, तो ये भी इसके ऊपर, इसका फील्ड भी इसके ऊपर फोर्स लगाने लगा। और सबसे पहले इस फोर्स का कैलकुलेशन जो किए थे वो न्यूटन किए थे, इसीलिए हम लोग पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या पढ़े थे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें से क्या बताया गया कि मान लीजिए इसमें सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो r है, तो इस दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो पहला देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेज, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। पढ़ लिए थे इतना, है ना। ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन किए और कंबाइन करने के बाद हम लिखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये भी सीखे थे, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, एक कांस्टेंट के साथ आएगा, और m1 m2 बाई r स्क्वायर ये लिखा गया था। ये g का नाम, g क्या है? कांस्टेंट है ना, और इसका नाम दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कैवेंडिश के द्वारा निकाला गया था, और कितना था? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2। इतना तक 11 में पढ़ चुके। ये अभी बताने का मेरा मकसद ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे कूलम्स लॉ जो है वो बेस्ड है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, है ना। तो बात यहाँ पे ये है कि गॉड के द्वारा जो नेचर बना, नेचर में जो मैटर है, मैटर में जो मास प्रॉपर्टी है, उसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास है, वो एक मास दूसरे मास के ऊपर फोर्स लगाने का काम करता है। मतलब फील्ड कंसेप्ट से पहले मास फील्ड तैयार किया, फिर दूसरे मास वाले फील्ड पे फोर्स लगाना स्टार्ट करता है ना। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये मास इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये इसके ऊपर लगा रहा है ना, रफली। तो अब इस तरह से कितना लगा रहा है, तो सबसे पहले न्यूटन्स के द्वारा ये देखा गया था। तो ठीक उसी तरह से कूलम भी सोचे होंगे कि अगर मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी के अनुसार ये प्रक्रिया होता है, ये प्रोसेस होता है फोर्स लगाने के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने में, तो ठीक उसी तरह से चार्ज भी तो मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हो सकता है इसके साथ कुछ ना कुछ मैच करे, क्योंकि अब तक तो मैच कर रहा है। ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये भी अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करता है, तो ये भी अपने चारों ओर फील्ड क्रिएट करता है, ये भी फोर्स लगाता है अदर पे, ये भी फोर्स लगाता है अदर पे। तो हो सकता है फोर्स का मैचिंग जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी के साथ इसी फॉर्म में है, अब बिल्कुल हुआ भी वैसा, है ना। तो अब जो बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ, यानी कि ये दिया गया था 1785। अब देखो ये लिखा हुआ इनवर्स स्क्वायर रूल, ये क्या होता है? देखो ग्रेविटेशन लॉ को भी इनवर्स स्क्वायर बोला जाता है। इनवर्स स्क्वायर देखो, इसको दम समझो, ये फोर्स जो है इनवर्स स्क्वायर को नहीं फॉलो कर रहा है ना, कि दूरी बढ़ते जाएगा तो फोर्स घटते जाएगा, लेकिन इनवर्स स्क्वायर के फॉर्म में, इसीलिए इसका नाम दिया गया था। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या चीज का? कूलम्स के बारे में। तो सबसे पहले ये कूलम्स लॉ क्या करेगा? वो कैलकुलेट करेगा मैग्नीट्यूड, है ना। ये क्या करता है? डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल फोर्स इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या आप कह सकते हो म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। आ गया बात समझ में? ये क्या बात लिखा हुआ है? म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब ये, हम अगर उस पे लगा रहे हैं तो वो भी हमारे ऊपर लगा रहा है, म्यूचुअली इंटरेक्ट एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया कि इसका डिटरमाइन करेगा मैग्नीट्यूड। कूलम्स लॉ जो है वो मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करता है ना। चलिए ये भी आप लिख सकते हो, लॉ इज दिस लॉ, यानी कि दिस लॉ बेस्ड ऑन या अपॉन, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डायरेक्टली नहीं, कुछ कुछ चेंज भी है ना। और क्या बात लिख सकते हैं, इतना हो गया। अब इस नियम के अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या क्या होने वाला है वो तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे। यानी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, इतना तक आप लिखिए। और ए नंबर में यहाँ हेडिंग बनाएंगे और मिटा के उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस तरह से अब डिपेंड करता है सिचुएशन पे, इतना पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आप मिटा देते हैं इधर कहानी। अब देखो यहाँ तो लिखा हुआ था पहले कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यानी कूलम्स लॉ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नंबर में प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर एक बॉडी Q1, एक चार्ज पार्टिकल Q1, एक चार्ज पार्टिकल Q2, दोनों के बीच की दूरी r, तो ये इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इसको इधर की ओर धक्का मारेगा यानी फोर्स लगाएगा। कौन किस पर लगा रहा है, 1 पे, कौन लगा रहा है 2, ऑन बाई का कंसेप्ट के अनुसार ये इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएगा, यानी कि आप कह सकते हो 2 पे 1 लगाएगा। अब यही मैग्नीट्यूड निकालना है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पहला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा गया था, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज, यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा करते हैं थोड़ा मिटा देते हैं, फिर से ही बात कर लें इसका, इधर ज्यादा जरूरत नहीं है ना। ए नंबर में लिख देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये पहला इक्वेशन देखो मिल रहा है कि नहीं, ग्रेविटेशन से, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिल रहा है। मास के वजह से तो मास का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, चार्ज के वजह से तो चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। और बी नंबर में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्ट लिख दो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। यानी चार्ज के बीच का क्या लिखेंगे, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ तक देखो दोनों मैच कर गया, ठीक। अब कंबाइन कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या मिला आपको, इलेक्ट्रिकल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। आप बताओ प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी कि अब देखो यहाँ पे किताब के लिख देता है, कोई कोई बुक सी लिखता है, हम लोग C डैश लिख देंगे क्योंकि के आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना होगा तो कंफ्यूजन ना हो। ऐसे के भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जो भी लेना चाहते हो। यानी कि प्रोपोर्शनल से आ गया इक्वल टू में तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसको C डैश मान लिए, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ C डैश क्या है,
तो जिस तरह से ये कैपिटल जी था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब देखो एक कांस्टेंट आया है उसका नाम दिया जाएगा, है ना, इसका नाम कूलम्स कांस्टेंट दे दो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। यहाँ तक मैटर सेम था, लेकिन यहाँ पे अब डिफर हो गया। ये जो कांस्टेंट है ना, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कांस्टेंट आया है कैपिटल जी, वो मीडियम के प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, यानी मीडियम के किसी भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपली कह सकते हो कि मीडियम पे ही नहीं डिपेंड करता है ना। लेकिन बात यहाँ पे इस कांस्टेंट का है, तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है ना। अलग अलग मीडियम में सी डैश का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, है ना। सी डैश का वैल्यू अगर अलग अलग मीडियम में अलग अलग हुआ तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। आप पानी में ले जाओ, है ना, पेट्रोल में ले जाओ, कहीं भी मास को रख दो, है ना, दो मास को कोई भी मीडियम में रख दो, दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, अगर ये दोनों मास का अमाउंट कांस्टेंट हो और डिस्टेंस बिटवीन देम फिक्स्ड हो। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है ना। यहाँ Q1 Q2 है, दोनों के बीच डिस्टेंस R है। अगर एयर में रखें तो F का वैल्यू कुछ आएगा, अगर हम इसको वाटर में रख दिए यही दोनों चार्ज को इतना ही डिस्टेंस पे, तो उसका वैल्यू चेंज होगा। किसके वजह से चेंज हुआ? तो C डैश के वैल्यू के वजह से चेंज हुआ। क्यों सी डैश का वैल्यू के वजह से चेंज हुआ? इसलिए चेंज हुआ कि सी डैश यानी कूलम्स कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पे। तो मीडियम में तो हजारों प्रॉपर्टी है, तो किस पे डिपेंड करेगा? तो मीडियम का एक प्रॉपर्टी जिसके ऊपर, है ना, वो डिपेंड करता है कूलम्स कांस्टेंट, उस प्रॉपर्टी का नाम दिया गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या नाम दिया गया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हम इसको मिटाते हैं, है ना। ये सी डैश और कैपिटल जी दोनों में डिफर है, फिर बता रहे हैं ये किसी भी मीडियम पे नहीं डिपेंड करता है, किसी भी प्रॉपर्टी पे, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल दिया गया, यानी कि ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलने वाला है, चाहे कुछ भी बदल जाए ये नहीं बदलेगा। और इसीलिए इसका वैल्यू भी फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट लगा करके कैवेंडिश के द्वारा निकाला गया। लेकिन इसका वैल्यू तो बदलेगा, क्योंकि सी डैश का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम की जिस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है उसका नाम भी बता दिए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। तो ये कहानी है। तो यहाँ पे दोनों डिफर हो जाता है, कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ तक तो मामला सही था। चलिए ठीक, अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक बात और लिख लेते हैं कि F इज इक्वल टू सी डैश, ये तो लिखा हुआ ही है, यानी कि द वैल्यू सी डैश है क्या चीज़, इसके बारे में। सी डैश क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम दिया गया कूलम्स कांस्टेंट, या आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, है ना। और यहीं पे हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ सी डैश डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ सी डैश डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम कॉल्ड, उस प्रॉपर्टी का नाम हो जाता है कॉल्ड परमिटिविटी, कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। और इसको हम लोग एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह है। इस तरह का ये ग्रीक वर्ड है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन है। और इसी से हम इंडिकेट करते हैं ये एप्सिलॉन है क्या चीज़, ये भी लिख देते हैं, ग्रीक वर्ड है। तो इसको पहले नोट कर लीजिए और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या है ना, समझना कि F बराबर इतना तो ला दिए थे, सी डैश Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये भी बता चुका है हम लोग कि सी डैश का वैल्यू जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, तो मीडियम की जिस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है उसका नाम दिया गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना। और उसको एप्सिलॉन से इंडिकेट किया गया, एप्सिलॉन एक ग्रीक वर्ड है। चलिए, अब इसको जो है प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके ये लाया गया कि F बराबर 1/4
पाई एप्सिलन। अब देखो सी डैश का वैल्यू इतना लिखा गया और उसके बाद Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका आ गया फॉर्मेट। अब एप्सिलन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलन क्या चीज़ है ना, यहीं पे लिखते चले जाते हैं, यानी कि कहाँ लिख दें, यहाँ पे। एप्सिलन क्या है? यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम कह दो, नोन एज परमिटिविटी, ऐसे लिख देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम क्या कहेंगे इसको? नोन एज परमिटिविटी। पहले भी लिख चुके हैं, एक बार फिर लिख रहे हैं, नोन एज परमिटिविटी। और इसी पे डिपेंड, अलग अलग मीडियम तो अलग अलग परमिटिविटी, लिखने का तरीका भी अलग अलग होगा, है ना, बताएंगे। तो अब जाकर के देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, इसका यूनिट लिख लेंगे और इसका रिश्ता क्या है ये भी देख लेंगे, है ना। तब देखिए ये तो आ गया कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, आगे भी और बढ़ेंगे, यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या बात है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलन, यानी कि परमिटिविटी। यहाँ से दो बात आप समझ रहे हैं कि अगर जिस मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा, उस मीडियम में फोर्स का इफेक्ट कम, जिस मीडियम में परमिटिविटी कम, उस मीडियम में फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ये भी सीख गए हम लोग। अब देखिए हमें निकालना है इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, तो इसको एक साइड कर दो, तो परमिटिविटी बराबर आप क्या लिख सकते हो, बोलो जल्दी से। ये फोर्स इधर चला आएगा तो 1/4 पाई एफ, है ना, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका यूनिट पहले लिख के दिखाइए। तो यूनिट हो जाएगा परमिटिविटी का, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं यूनिट परमिटिविटी का कितना जी, तो देखो इधर तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर लिख दो, डिवाइडेड बाई नीचे में न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़े हैं, कैलकुलेट करके लाइएगा तो कितना MLTA में आता है, MLTA में 1 3 4 2 -1 -3 -4 और 2, इस तरह से आ जाएगा। ये 4 हो जाएगा, माइनस में नहीं होगा, 4 होगा। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा, है ना। 11th में ये पढ़ना था टॉपिक, ठीक, क्लियर हो गया। अब कोई इसी में पूछ दे कि L का डायमेंशन कितना होता है, डायमेंशन का मतलब पावर, तो L का डायमेंशन कितना है -3, T यानी टाइम का डायमेंशन कितना है, तो 4। तो ये सब तो जानते हैं आप, समझ में आ गया। यानी कि जिस मीडियम का परमिटिविटी ज़्यादा, उसमें फोर्स का इफेक्ट कम, और जिस मीडियम का परमिटिविटी कम, उसमें फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब समझिए, अब बात यहाँ पे ये है कि अगर चार्ज को एक केस बना लो, केस फर्स्ट, कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, या इसको कहते हैं फ्री स्पेस। अगर चार्ज को वैक्यूम या फ्री स्पेस में रख दें तो क्या होगा, ठीक, देखते हैं क्या होता है। Q1 है, Q2 है, और दोनों के बीच R डिस्टेंस है, और ये जहाँ रखा गया है वो वैक्यूम है, या इसको कह सकते हैं फ्री स्पेस है। तो फॉर्मूला तो हमें पता है, अब इस दोनों के बीच हमें फोर्स निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कूलम्स लॉ से क्या है, C' Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम एक बात और लिखना चाहते हैं, यहाँ पे एप्सिलन ना लिख करके एप्सिलन नॉट लिखेंगे। ये क्या है, एप्सिलन नॉट, इसको पढ़ते हैं। ये किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है परमिटिविटी ऑफ किसको, फ्री स्पेस को, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को ये शो कर रहा है। यानी इसको और भी दूसरा नाम दे सकते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इतना भी बात समझ में आ गया, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो आप में
हम लोग चार्ज को रखें उस मीडियम का परमिटिविटी को एप्सिलॉन नोट से लिखेंगे तो क्या ये फॉर्मूला इस तरह से नहीं हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह सिंपल एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, हो गया खत्म कहानी। ये किस कब वैलिड है? जब चार्ज को रखा गया कहाँ पे? वैक्यूम में या फिर कहाँ पे? बोलो जल्दी से, फ्री स्पेस में। अब कहानी आता है कि क्या इतना बड़ा फॉर्मूला, अब इसमें देखो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू भी बता देते हैं। एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना आ जाएगा, है ना, कैलकुलेट करके लाया हुआ है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और अभी निकाले थे कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। तो अब देख लो ये वैल्यू इसमें रखिएगा तो वैल्यू आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का भी वैल्यू निकाल देते हैं ताकि और सिंपल हो जाए, है ना। अगला क्या है, हम लोग C डैश बराबर क्या लिख पाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक, अब ये वैल्यू को इसमें पुट कीजिएगा तो इसका दो फॉर्मेट में हम वैल्यू निकालते हैं, एक SI यूनिट में और एक निकाल देते हैं किसमें, CGS यूनिट में, है ना। किसका वैल्यू फिर से बता रहे हैं, कूलम्स कांस्टेंट का, ये पूरा का। तो इधर आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1 और न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, CGS डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्टैट कूलम का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब और आपके पास फॉर्मूला आसान हो गया, अब डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा SI में फॉर्मूला अगर लिखना है और चार्ज को कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम में, फ्री स्पेस में या एयर में, है ना। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला F बराबर लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना सिंपल हो गया। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा, बनाइएगा, है ना। समझ में आ गया ना ये चीज। इतना का SI यूनिट इतना निकाल दिया गया और इतना का CGS सिस्टम में 1 आता है वैल्यू। ठीक, और बाकी तो आप समझ ही गए हैं पूरा चीज। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट इसलिए लिखें क्योंकि जिस मीडियम में रखें उसी का तो परमिटिविटी लिखेंगे ना, तो लिख दिए इसको। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे केस 2 में। केस 2 क्या है जी? केस 2 है कि इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन कोई मीडियम, इन एनी मीडियम कर दो एक्सेप्ट वैक्यूम एयर, है ना, और उसका परमिटिविटी यहीं लिख देते हैं एप्सिलॉन m। ठीक, तो Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी r है और ये जो मीडियम में रखा गया उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन m। तो बताइए फोर्स का वैल्यू कितना होगा? फोर्स का वैल्यू हो जाएगा C डैश Q1 Q2 बाई, ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब फोर्स किसी मीडियम का है तो यहाँ मीडियम लिख दें, फोर्स मीडियम का, फोर्स मीडियम का यानी FM कर देंगे मीडियम का इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m यहाँ लिखा जाएगा और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हो गया। ठीक, बात यहाँ पे कुछ ऐसा है कि ये एप्सिलॉन m का वैल्यू हजारों करोड़ों तरह का मीडियम हो सकता है, बहुत सारे की कह सकते हैं, बहुत सारे मीडियम हैं हमारे नेचर में प्रेजेंट। तो अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू अलग अलग, और ये वैल्यू सिंपल नहीं रहता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप देखे थे एप्सिलॉन नोट का वैल्यू, है ना, कितना आया था 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या लग रहा है ना जी, ऐसा लग रहा है कि न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व ही नहीं होगा। तो इसी जुगाड़ को और सिंपल करने के लिए, है ना, इसी कॉम्प्लिकेटेड जो फेज है उसको सिंपल करने के लिए एक हम अच्छा सा कंसेप्ट डेवलप करते हैं। अच्छा सा कंसेप्ट ये डेवलप हुआ कि हम लोग एक टर्म को डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को। किसको? रिलेटिव परमिटिविटी। एक टर्म डिफाइन करेंगे इसको सिंपल करने के लिए, है ना। क्या चीज? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, ये क्या चीज है? रेशियो है। किसका किसका? तो ये रेशियो हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कैसे लिखेंगे? एप्सिलॉन m से डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कैसे इसको लिखेंगे? एप्सिलॉन नोट से। थोड़ा सिंबॉलिक लिख देते हैं,
एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू यानी रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। चलिए यही बात है। अच्छा बताओ तो इसलिए एप्सिलॉन एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। आप कहिएगा सर इसको निकाल के आपको क्या मिला, तो पता है ये रिलेटिव कंसेप्ट है ना। कोई भी मीडियम का परमिटिविटी को हम तुलना किए हैं किसके साथ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ, कि कितना गुना कम है कितना गुना ज़्यादा है। यानी कि जैसे रिलेटिव डेंसिटी होता है ना, उसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी है। हम स्टैंडर्ड के साथ तुलना कर दी और स्टैंडर्ड किसको मान लिए, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कर लो या एयर का, है ना, काम चलेगा इतना। तो हम देखते हैं कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से किसी मीडियम का परमिटिविटी कितना गुना कम है कितना गुना ज़्यादा है ना, वो बताता है आपको रिलेटिव परमिटिविटी। ये आसान कर देगा आपका न्यूमेरिकल, है ना। इसका जो वैल्यू आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, वो बहुत सिंपल इस फॉर्म में आता है, जो कि बहुत आसानी से आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहयोग करेगा, है ना। तो ये इतना हो गया। अब बताइए इसका थोड़ा सा और बात कर ले, इसका यूनिट क्या होगा जी, रिलेटिव परमिटिविटी का। अरे ऊपर भी परमिटिविटी नीचे कट जाएगा, यानी यूनिट लेस एज वेल एज डायमेंशन लेस, यूनिट लेस एज वेल एज एंड डायमेंशन लेस लिख दो। देखो अब कंफ्यूजन मत होना कि परमिटिविटी का, कितना लोग सोच रहा होगा परमिटिविटी का कोई यूनिट ही नहीं है, नहीं, ये रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, पहले परमिटिविटी, तो परमिटिविटी का यूनिट भी है और डायमेंशन भी लिख दिए। ये रिलेटिव परमिटिविटी है ना, रिलेटिव टर्म आया वो यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। अब देखिए ये बात को यहाँ पे रखो तो क्या आ जाएगा कि फोर्स किसी मीडियम में 1/4 पाई और कितना लिख दें उधर, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना रख दिए। अब और सिंपल इसको करते हैं, इसको तो पहचानो थोड़ा जी, इसको पहचान रहे हो आप, इतना को कहीं मिल रहा है ना। ये तो फॉर्मूला एक बन ही गया हमारे पास, है ना, ये फॉर्मूला बन गया, इसको भी आप ब्लॉक में बंद कर लो, है ना। लेकिन एक और इससे भी सिंपल बात करेंगे, यानी कि FM मतलब क्या होता है, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, इतना के जगह पे क्या फोर्स फ्री स्पेस लिख सकते हैं, पहले जो हम लिखे थे, यानी कि फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। यहाँ से और आगे बढ़ोगे तो बढ़ सकते हो कि अगर किसी फोर्स फ्री स्पेस का निकालना है, फोर्स फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ, यानी कि चार्ज को फ्री स्पेस में रख के फोर्स निकालेंगे, तो किसी मीडियम का फोर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे उसके किसके साथ, रिलेटिव परमिटिविटी के साथ। ये भी एक इक्वेशन आ गया, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसके ऊपर भी आता है ना। तो इतना बात को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखो परमिटिविटी का एक और फॉर्मूला है, रिलेटिव परमिटिविटी का एक और फॉर्मूला है, वो कैसे समझो। तो रिलेटिव परमिटिविटी का एक और फॉर्मूला होता है कि वो रेशियो होता है फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, किसी मीडियम में। चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो, वही चीज़ आ जाएगा जो पहले पढ़े थे, देख लो, नहीं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिख देंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन आर, ओ सॉरी मीडियम में है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम लिखा जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। काटोगे छाटोगे तो आ जाएगा आंसर एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट, जो पहले हम लोग पढ़े थे। ये भी है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो, अच्छा ये बताओ, कोई कह दे रिलेटिव परमिटिविटी फ्री स्पेस का निकालने के लिए तो क्या करोगे, ये दिमाग में तो पहले रख लो ना कि रिलेटिव परमिटिविटी बराबर परमिटिविटी ऑफ मीडियम और विथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री स्पेस का ही कह दे रिलेटिव परमिटिविटी आपको निकालने के लिए, किसका,
वैक्यूम का या फ्री स्पेस का, तो क्या लिखोगे? ऊपर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो यहाँ मीडियम भी कंसीडर कर चुके हैं फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन नोट कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। और यही सबसे कम पर, दैट इज ये मिनिमम परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी मिनिमम है। अच्छा मिनिमम है तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमम होगा, है ना। और भी बहुत सारे का है रिलेटिव परमिटिविटी, 2-3 का लिख देते हैं। देखो रिलेटिव परमिटिविटी अगर एयर का कह दे तो लगभग 1 के होता है करीब, थोड़ा सा इस तरह से। अगर वाटर का कह दे रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, वाटर का कितना जी? 81.4 हो जाएगा। ये रिलेटिव परमिटिविटी से थोड़ा याद कर लेना। ग्लास का कितना हो जाएगा? 7 हो जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी अगर मेटल का कह दे यानी कंडक्टर का, तो लगभग इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक, इससे एक कंक्लूजन और क्या मिलता है? कंक्लूजन कि किसी मीडियम का परमिटिविटी जो है 1 से ज़्यादा है, एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम, है ना, सर वैक्यूम, है ना। एनी लिख दो, मीडियम हैज ग्रेटर देन 1 परमिटिविटी, ग्रेटर देन 1 परमिटिविटी, एक्सेप्ट वैक्यूम। बंद कर दो इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए, है ना। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे, है ना। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, कुछ है, पूरा नहीं है ना। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो क्लास 12 और आपका जेई सेक्शन और नीट में इम्पोर्टेंट है, तो उसके अनुसार हम लोग लिखे हैं। पहला चीज कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, है ना। जो ये नियम बना है और अप्लाई भी होगा वो किसके ऊपर होगा? पॉइंट चार्ज के ऊपर। तो आप कहोगे कि सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड अगर किसी बॉडी पे चार्ज रहेगा तो क्या हम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे? करेंगे, लेकिन वहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे, जो आगे आपको बताएंगे कि स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, फिर इस तरह से उस पर चार्ज निकालते हैं, फोर्स निकालते हैं, बहुत सारा प्रोसेस है ना। लेकिन डायरेक्टली रूप से ये एप्लीकेबल है ओनली पॉइंट चार्ज के लिए। अब देखिए, इट इज वैलिड फॉर बोथ स्टैटिक चार्ज। बोथ स्टैटिक चार्ज मतलब दो चार्ज के बीच फोर्स निकाला जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, तो ये दोनों चार्ज स्टैटिक होना चाहिए, है ना, तब ये एप्लीकेबल है। यानी कि देखो तीसरा नंबर पॉइंट, इट इज वैलिड फॉर बोथ स्टैटिक चार्ज, मतलब दोनों चार्ज रुका हुआ रहेगा। तो अगला पॉइंट लिखें कि इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर 1 चार्ज इन मोशन, मतलब एक रुका हुआ है और एक चलने लगा, तो भी कूलम्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कहाँ अप्लाई नहीं होगा कि मान लो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तब ये अप्लाई नहीं होगा। आगे लिख दिए हैं ये चीज़, है ना, ये लिख दिए हैं। उसके बाद कहता है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बता दिया गया था, है ना। क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क पावर एनर्जी में आप लोग पढ़ते होंगे। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद क्या लिखे हैं कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट मीन्स इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, है ना। ये दोनों जो पॉइंट है आपको हम डायग्राम से बताएंगे, है ना। आप ऐसा कीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है यहाँ पे, है ना, रहने दीजिए, है ना। इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज जो है वो Q2 है, अब दोनों के बीच जो है R, तो ये कैसा डिस्टेंस कहाँ पे लेते हैं, है ना। तो देखिए कहता है कि ये सेंट्रल टू सेंट्रल डिस्टेंस है ना। इसके सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास के बीच का ये डिस्टेंस लेते हैं। और देखिए क्या लिखा है कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इसका मतलब होता है कि हमेशा ये लगेगा अलोंग लाइन ज्वाइनिंग के बीच, जो लाइन का ज्वाइनिंग किए हैं
उसी के एलोंग लगेगा, मतलब ये Q1 Q2 पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, यानी कि F21 लिखते थे, और 21 पे इस तरफ लगाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो डायरेक्शन आपको पता ही हो जाता, यानी 1 2 पे। इसी को कहते हैं कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। दो चार्ज दिया हुआ है, बीच में सबसे पहले लाइन ज्वाइनिंग करेंगे सेंटर ऑफ मास दोनों से, और उसके बाद में हम डिक्लेयर करेंगे कि किधर फोर्स लग रहा है, हमेशा लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक, ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है कि इट इज अ म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि ये अगर इस पे लगा रहा है तो ये भी इस पर लगाएगा। ठीक, सो इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ मतलब क्या होता है कि थर्ड लॉ आप जानते हैं कि अगर हम बोर्ड पे लगा रहे हैं 20 न्यूटन का फोर्स, तो बोर्ड भी हमारे ऊपर 20 न्यूटन का लगाएगा। तो ठीक प्रोसेस यहाँ भी है कि ये अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन का लगाएगा तो ये भी इसके ऊपर 10 न्यूटन का लगाएगा। नहीं विश्वास है तो आप देख सकते हैं चेक करके। ये फोर्स निकालना है F21 दोनों चार्ज के बीच, तो क्या लिखेंगे C डैश। अब क्या लिखेंगे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, है ना। दो चार्ज के बीच तो कूलम्स लॉ के हेल्प से निकाल सकते हैं। अब इसके लिए निकालो तो C डैश, इसमें भी आ जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। तो देखिए इसमें यही लिखा है कि इट इज म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स, सो इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ दैट इज फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट। तो देख लो यहाँ कह सकते हैं कि F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है F12 का, है ना। F21 का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो जाएगा कितना, F12 का, यानी कि मैग्नीट्यूड कह सकते हो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब बताओ मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट है, एंड डायरेक्शन अपोजिट। अब बताओ मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, दैट इज क्या लिख सकते हो, फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। ये भी बात आपको समझ में आया, वही चीज लिखा हुआ है। अब कहता है कि सो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये भी आपको हम सिंपली वे में बता सकते हैं, है ना, कि कब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, यानी कि ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो देखिए हेयर आप देख सकते हो ये एक सिस्टम है ना, इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा है। तो हेयर F एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, जीरो है। आप कहोगे सर ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, तो ये तो इसका आपसी मामला है, अंदर की बात है ना, ये दोनों आपस में लगा रहा है, बाहर से थोड़ी ना कोई लगा रहा है। तो अगर F एक्सटर्नल जीरो है तब जो है P यानी लीनियर मोमेंटम जो है सिस्टम का वो क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। अब लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व हो जाएगा तो हम कहेंगे कि इनिशियल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का वो बराबर होना चाहिए लीनियर मोमेंटम सिस्टम का फाइनल, यानी कि PI इज इक्वल टू PF। तो इसीलिए हम लिखे थे कि आप लगा सकते हैं क्या चीज, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। अब जाकर के अब दो टॉपिक और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग समझ। अब देखिए क्या है, हम लोग दो केस पढ़ेंगे और कि इफ बोथ चार्जेस आर लाइक देन, है ना। मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ये भी प्लस ये भी प्लस। अब दोनों के बीच की दूरी आपका R है, तो बताइए इसमें फोर्स कितना हो जाएगा। F बराबर C डैश, Q1 अगर साइन के साथ लेते हैं और Q2 भी साइन के साथ लेते हैं और डिवाइडेड बाई C स्क्वायर, सॉरी R स्क्वायर, तो आपका क्या लगता है F का वैल्यू जो है वो आएगा क्या चीज़ में, पॉजिटिव में। F का वैल्यू अगर पॉजिटिव में आएगा तो ये किस तरह का नेचर समझा जाएगा, रिपल्सिव नेचर, है ना।
रिपल्सिव नेचर। देख लो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो उसका आइडेंटिफिकेशन थ्योरेटिकली क्या है? थ्योरेटिकली ये है कि अगर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, है ना, अगर फोर्स का वैल्यू, अगर हम चार्ज को साइन के साथ रखते हैं और फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये भी बात आप कह सकते हैं कि सर लाइक चार्ज है तो खाली प्लस प्लस ही तो लाइक नहीं होता है, माइनस माइनस भी होता है। तो अगर यहाँ पे मान लो माइनस हो और यहाँ भी माइनस हो, तो यहाँ भी साइन माइनस हो जाएगा, और इसको थोड़ा अच्छा से लिख दें, यहाँ भी साइन माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए, आप लोग पढ़े होंगे कि माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। यानी कि अगर एफ का वैल्यू पॉजिटिव आया तो फोर्स कैसा नेचर का होगा? रिपल्सिव नेचर का होगा। दूसरा, यही केस 2 में हम लोग बात करेंगे कि अगर दोनों चार्ज अनलाइक हो, इफ बोथ चार्ज आर अनलाइक, अनलाइक मतलब एगो प्लस और एगो माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी में जल्दी से बता देते हैं, है ना, कि एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो आपको पता है यहाँ पे प्लस गुने माइनस जो है वो माइनस होता है, या माइनस गुने प्लस रखोगे तो भी क्या होगा? माइनस आएगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव मतलब क्या, हम समझेंगे। अब खुद देखिए, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो अट्रैक्ट करेगा ना। तो अगर फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे कि फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव इन नेचर का फोर्स है ना। तो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो थ्योरी है वो अभी फिनिश होता है ना। हम सारा चीज इसमें देखे भी, समझे भी कि अगर फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो वो किस नेचर का होगा, और फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो किस नेचर का। नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्टिव नेचर का, और पॉजिटिव आएगा तो रिपल्सिव नेचर का, है ना। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग डील करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ, है ना। एक सेपरेट वीडियो वो रहेगा। उसके बाद फिर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, है ना। आप लोग से अनुरोध है कि सीरियल वाइज वीडियो को देखिए, है ना, ताकि आपको जल्दी और अच्छा से समझ में आए। थैंक यू। अब देखिए, हम लोग डिफाइन करने वाले हैं 1 कूलम चार्ज, है ना, कि 1 कूलम चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन पूछ भी देता है एकेडमिक बोर्ड में, है ना। तो अब समझिए क्या है कि हम लोग ये मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, ठीक। और ये दोनों के बीच की दूरी, सेंट्रल टू सेंट्रल बीच की दूरी जो है वो R है। तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा है दैट इज F बराबर हम लिख सकते हैं C डैश Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और ये भी हम जान लें कि ये चार्ज जो रखा गया है वो वैक्यूम में रखा गया है, जिसका कि परमिटिविटी एप्सिलॉन नोट है। तो क्या हम इतना के जगह पे इतना तो लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट C डैश के जगह पे, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और SI यूनिट में इसका वैल्यू भी हमको पता चल गया था, 9 × 10 टू द पावर 9, 9 × 10 टू द पावर 9 इतना की जगह पे रख दिए वैल्यू, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमारे पास एक इक्वेशन मिला, ये है ना, हमारे पास एक इक्वेशन मिला। अब देखो इफ, है ना, इस इक्वेशन को पहले 1 नाम दे दो। इफ Q1 बराबर Q2 बराबर मान लेते हैं कितना कूलम, 1 कूलम, एंड R बराबर कितना मीटर मान लेते हैं, 1 मीटर। देन अब बताइए यहाँ F का वैल्यू कितना आ जाएगा। सारे वैल्यू को आप पुट करोगे तो F का वैल्यू आ जाएगा 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन, 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अब समझिए, तो अब कैसे इसका डिफिनीशन हम लोग करें 1 कूलम चार्ज के मैग्नीट्यूड का। तो देखो इसी के आधार पे करेंगे, रिवर्स पे इसको उल्टा करके करते हैं, है ना। कि मान लेते हैं कि 2 चार्ज जो कि इक्वल अमाउंट में है और वो दोनों चार्ज 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा गया, और देखा ये गया कि दोनों के बीच इतना न्यूटन, यानी 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन का फोर्स एस्टेब्लिश हो गया। तब हम कहेंगे कि वह चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है। बात समझ में आया कि पहले पता हम चार्ज को ऐसे ही रख दिए
है ना, चार्ज को रख दिए कितना मीटर की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे, दोनों चार्ज का अमाउंट सेम था, है ना। और कहाँ रखें, तो वैक्यूम के अंदर रख दिए और बढ़ाते घटाते गए और एक समय ऐसा आया कि ये इस पर 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा और ये इस पर 9 × 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा। तो उसी समय हम कहेंगे कि ये पक्का ये चार्ज का और ये भी चार्ज का वैल्यू जो है यानी मैग्नीट्यूड है वो 1 कूलम है। क्लियर हो गया। तो 1 कूलम चार्ज क्या है, 1 कूलम चार्ज इज मैग्नीट्यूड, है ना, चौक ले लेते हैं। 1 कूलम चार्ज जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज केप्ट इन वैक्यूम या फ्री स्पेस, केप्ट इन फ्री स्पेस with separation of 1 meter and force exist between them is 9 × 10⁻9 न्यूटन, है ना। बात समझ में आ गया। यानी कि जब हम एक चार्ज के अमाउंट जो कि दोनों चार्ज का अमाउंट इक्वल है और 1 मीटर की सेपरेशन पे रखते हैं वैक्यूम में, और अगर फोर्स ये इस पे और ये इस पे यानी दोनों में जो क्या कर सकते हैं उसको, है ना, एक जो फोर्स एस्टेब्लिश हुआ है वो फोर्स का वैल्यू अगर इतना आ जाए तो हम कहेंगे कि इसका और इसका यानी उसका मैग्नीट्यूड जो चार्ज का है वो कितना है, 1 कूलम है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक का बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना उसके ऊपर बात करेंगे।